नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में बॉटनी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आवर्तबीजी पादपों की विविधताएं। आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी विविधताएं होती है, जैसे आमाप के आधार पर क्या विविधताएं होती है, संरचनात्मक विविधताएं क्या होती है, जीवन काल के आधार पर क्या विविधताएं होती है, उन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आवर्तबीजी पादपों में यदि विविधता की बात करें तो संपूर्ण विश्व में यदि हम देखें तो लगभग 125 मिलियन पादप हैं। 125 मिलियन जो पादप हैं वो 125 मिलियन पादपों में अलग अलग विविधताएं पाई जाती है और इन अलग अलग विविधताओं के कारण ही पादप देखने में और संरचनात्मक दृष्टि से या उनकी उपयोगिताओं के आधार पर उनकी अलग अलग संरचनाएं होती है, अलग अलग उनके उपयोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं पादपों की यदि हम बात करें तो पादप कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो उपयोगी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं संरचनात्मक दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये कई प्रकार से कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम पादपों की जो विविधताएं हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं वो है आमाप में विविधता। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आमाप में विविधता। आमाप में विविधता। अब विद्यार्थियों, आपको पता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आमाप में विविधता, अर्थात कहने का मतलब ऐसा है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे पादप हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है। तो अलग अलग प्रकार के पादप हैं जिनका आकार जो छोटा होता है। यदि हम सबसे पहले बात करें कि आवर्तबीजी पादपों में एक वुल्फिया पादप होता है। कौन सा पादप होता है? वुल्फिया। वुल्फिया पादप है जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। यदि आप ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष जो आयोजित परीक्षाएं होती है उनमें कई बार पूछा गया है कि संपूर्ण विश्व में सबसे छोटा जो पादप है उसका नाम बताइए। तो सबसे छोटा जो पादप है वो कौन सा है? वुल्फिया पादप है। अब वुल्फिया जो पादप है सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसकी संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो इसकी 10 से 15 ये मतलब म्यू के अंदर भी पाया जाता है। इसकी संरचना बहुत छोटी होती है। इसको हम यदि देखें तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अब बात यह है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई एक ही जो पादप है वो सबसे छोटा है, इसके अलावा भी अन्य कुछ पादप हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े पादप की। तो एक पादप है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस रिगेंस। यूकेलिप्टस रिगेंस ये पादप है। ये 375 मीटर ये जो पादप है यूकेलिप्टस रिगेंस जो पादप है वो 375 मीटर ऊंचाई में पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस पादप की ऊंचाई विश्व में पाए जाने वाले सभी पादपों से अधिक है। तो सबसे अधिक ऊंचाई में पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस रिगेंस जो पादप है उसकी ऊंचाई अन्य पादपों की तुलना में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये जो पहला जो हमारा जो था वो है आमाप के आधार पर विभिन्नता। आमाप के आधार पर विभिन्नता में हमने देखा तो इसमें 2 प्रकार के पादपों का अध्ययन किया है। वुल्फिया सबसे छोटा पादप है और यूकेलिप्टस रिगेंस जो पादप है वो सबसे बड़ा पादप है। अब दूसरा जो प्रकार जो हम ले रहे हैं वो है जीवन काल। जीवन काल में विविधता। जीवन काल में विविधता। अब विद्यार्थियों, आपको पता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन काल। जीवन काल का मतलब ये होता है कि जो पादप जिनका जो संपूर्ण जो जीवन है वो कितने वर्षों में पूर्ण हो रहा है,
कितने दिनों में पूर्ण हो रहा है, तो उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि जीवन काल की बात करें तो पहले पॉइंट के तौर पर इसमें देखें तो पहला जो है जैसे अल्पजीवी पादप, अल्पजीवी पादप, अल्पजीवी पादप। अब आपको पता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जो जीवन काल होता है वो कुछ सप्ताह या कुछ दिनों तक ही होता है, और वे पादप अपने जीवन काल का जो महत्वपूर्ण जो समय है वो कुछ ही दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। इस कारण से उन पादपों को हम किस नाम से जानते हैं? अल्पजीवी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही पादप का एक नाम है एरेबिडोप्सिस, जिसका जीवन काल 20 से 28 दिन तक होता है। एरेबिडोप्सिस एक पादप है जिसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 28 दिन होता है। पादप का नाम लिख लीजिए आप, एरेडियोप्सिस, एरेडियोप्सिस ये पादप होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 10 से 28 दिन तक होता है। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अल्पजीवी पादप एरेडियोप्सिस का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो इसका जीवन काल कितना होता है? ये एक अल्पजीवी पादप है, इसका जीवन काल कितना हो रहा है? 10 से 28 दिन, अर्थात 10 से 28 दिन में इनमें जड़, तना, पत्तियों सबका निर्माण हो जाएगा, पुष्प फल निर्मित हो जाएंगे और पुनः बीज का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अल्पजीवी पादप। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है एक वर्षीय पादप, एक वर्षीय पादप। अब एक वर्षीय पादप से हमें ज्ञात हो रहा है कि संपूर्ण जो पादप का जो जीवन काल है, अर्थात जड़, तना, पत्तियों, पुष्प, बीज आदि और जो इनके जो बनने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो मात्र 1 वर्ष में पूर्ण होगी। कितने दिनों में पूर्ण होगी? 1 वर्ष में पूर्ण होगी। तो 1 वर्ष में जो पूर्ण होगी वो जो पादप कहलाएंगे वो 1 वर्षीय पादप कहलाएंगे। 1 वर्षीय पादपों में यदि हम देखें तो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, चावल, ये सब। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें तो गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये चना, जो दलहनी जो फसलें हैं, मसूर है, आदि कई जो फसलें हैं जिनका जीवन चक्र है वो केवल कितने दिनों में पूर्ण होता है? मात्र 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। इसलिए उन पादपों को 1 वर्षीय पादपों में गणना की जाती है। उसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो है द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप। अब विद्यार्थियों, द्विवर्षीय पादप का मतलब हो गया कि इन पादपों का जो जीवन काल होगा वो मात्र 2 वर्षों में पूर्ण होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि द्विवर्षीय पादपों में जो जीवन काल होगा वो किस प्रकार से होगा? तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम वर्ष जो पादप होंगे, जो प्रथम वर्ष यानी कि जो पहले वर्ष जो पादप होंगे उनमें जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, इनका निर्माण होगा। और ये जो प्रथम वर्ष में क्या होगा? इन पादपों में जड़, तना, पत्तियां और पुष्प का निर्माण होगा। और दूसरा जो वर्ष है, द्वितीय वर्ष में क्या होगा? इसमें फल और बीज का निर्माण होगा, फल और बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार इनका जो जीवन चक्र है वो 2 वर्षों में पूर्ण होता है। प्रथम वर्ष में जड़, तना, पत्तियां और पुष्प का निर्माण होगा और द्वितीय वर्ष में फल और बीज निर्मित होंगे। तो द्विवर्षीय पादपों में उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो गाजर, मूली, शकरकंद,
अब आपने कई बार एग्जाम में भी देखा होगा कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्न में से द्विवर्षीय पादपों का उदाहरण है, उसमें गाजर, मूली, शकरकंद इनमें से कोई एक दे देते हैं और उसके अलावा 3 ऑप्शन अन्य दे देते हैं, तो उसमें अपने को बताना होता है। अब कई बार अपने को देखने में ऐसा लगता है कि हम तो गाजर को बोते हैं, मूली को बोते हैं, तो गाजर मूली तो केवल 1 वर्ष में ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि क्या गाजर मूली से हमने 1 वर्ष में बीज प्राप्त किए हैं? नहीं किए, क्योंकि बीज बनने से पहले ही हम उनको उखाड़ लेते हैं, तो हमारे को बीज प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, गाजर मूली के पहले पुष्प आएंगे, फिर उसका फल बनेगा, जो फलियां बनेगी, और फलियों से फिर क्या निकलेंगे, बीज निकलेंगे। तो यह एक लंबी प्रोसेस हो गई, और इस लंबी प्रोसेस में लगभग कितना समय लगता है, लगभग इसमें 2 वर्ष का समय लगता है। क्योंकि पहले वर्ष जड़, तना, पत्तियां और पुष्प का निर्माण होता है, और द्वितीय वर्ष किसका निर्माण होता है, फल और बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये द्विवर्षीय पादप हो गए। अब चौथा जो पॉइंट है वो है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप। अब बहुवर्षीय पादपों की बात करते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष से ज्यादा का हो, उन पादपों की गणना किसमें की जाती है, बहुवर्षीय पादपों में गणना की जाती है। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे केर है, केरुंदा है, आकड़ा है, तो ये पादप जो होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है, 1 वर्ष नहीं होता, 2 वर्ष नहीं होता, उनका जो जीवन काल होता है 2 वर्षों से अधिक होता है। इस कारण से हम उनको क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय पादप बोलते हैं। और इनके जीवन काल में होता क्या है कि इनके जीवन काल में प्रति वर्ष पुष्प आते हैं और प्रति वर्ष फल का निर्माण होता है। इस कारण से इनको बहुवर्षीय पादप बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम लिख लीजिए, आप उदाहरण इसका लिख लीजिए, केर, करौंदा, केर हो जाएगा, करौंदा हो जाएगा, सहतूत हो जाएगा, आक हो जाएगा यानी कि आकड़ा जिसको हम बोलते हैं, नीम हो जाएगा। तो ये जो मैंने उदाहरण लिखवाए हैं, केर, करौंदा, सहतूत, आकड़ा और नीम, ये सभी पादपों को आपने देखा होगा कि प्रति वर्ष ये पादप क्या करते हैं, पुष्प आते हैं इन पर, और प्रति वर्ष ही इनका क्या होता है, फलों का निर्माण होता है। तो हमने अभी 2 प्रकार से इनका जो अध्ययन किया है, उसके बाद में हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। लगभग ये प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे। तो ये इस प्रकार क्या होता है कि जो पादपों की जो विविधताएं होती है वो सभी प्रकार से इस प्रकार ये जो संभव होती है। उसके बाद में हम थोड़ी बात करते हैं इनके आवास में विविधता की बात करते हैं। अब आवास में विविधता की बात करें तो आवास भी इनका अलग अलग होता है। कुछ पादप होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, कुछ पादप होते हैं जो स्थल में पाए जाते हैं, और कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, मरुद्भिद अर्थात मृदा में जो पौधे होते हैं उनमें, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो समोद्भिद होते हैं, बालुकोद्भिद होते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के पादप होते हैं। तो आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो क्या है, आवास में विविधता। आवास में विविधता, आवास में विविधता। आवास में विविधता की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो है जलीय पादप। जलीय पादप पहला जो पॉइंट है जलीय पादप। अब जलीय पादप में हमारे को पता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जलीय पादप अर्थात जहाँ पर जल पाया जाता हो, समुद्र, महासागर, नदियाँ, नाले, तालाब, इन सब में जो पादप उगते हैं उन पादपों की गणना कौन से पादपों में की जाती है, जलीय पादपों में गणना की जाती है। जलीय पादपों के उदाहरण के तौर पर हम देखें तो राइजोफोरा है, सालसोनिया है, एबिसीनिया है। तो उदाहरण के तौर पर हम इसका उदाहरण ले सकते हैं।
राइजोफोरा, राइजोफोरा, साल्विनिया और एक्सोरा, एक्सोरा। तो ये मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं, राइजोफोरा, साल्विनिया, एक्सोरा। ये ऐसे पादप हैं जिनकी जो जड़ें और संपूर्ण जो पादप का जो तना है वो कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, जलीय पादप बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है स्थलीय पादप, स्थलीय पादप। अब स्थलीय पादपों में हम लेंगे कि ऐसे पादप जो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, तो उन पादपों को हम क्या बोलेंगे, स्थलीय पादप बोलेंगे। स्थलीय पादपों में हम बात करें, कुछ ऐसे पादप हैं जो अलग अलग उनकी स्थिति होती है, जैसे मरुद्भिद भी होते हैं, समुद्रभिद भी होते हैं। तो अब स्थलीय पादपों में हम देखें उदाहरण, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल है, नागफनी है, कैक्टस है, और क्या है, एलोई। तो ये कुछ ऐसे पादप हैं जो स्थल में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन बबूल है, नागफनी है, कैक्टस है, एलोई है। इन पादपों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से इन पादपों को क्या नाम दिया गया है, स्थलीय पादप नाम दिया गया है। ये जो पादप होते हैं, इन पादपों को बहुत ही कम नमी की आवश्यकता होती है, और अधिकांश ये जो पादप होते हैं, इन पादपों की जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। आपने देखा होगा नागफनी में, इस नागफनी में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, ऐसे कांटे नुमा संरचना बन जाती है, और इस नागफनी की जो संरचना होती है ऐसी संरचना बनती है। तो इसमें हम यदि देखें तो ये जो पत्ती नुमा जो संरचनाएं हैं वो वास्तव में इसकी पत्तियां नहीं है, वो इसका क्या है, तना है। ये क्या है, इसका स्टेम है, परंतु हम इसको ये पत्तियों की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि पत्तियां किसके रूपांतरण है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है नागफनी में। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो स्थलीय और जलीय पादप है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कुछ और भी जो पादप हैं, स्थलीय हो गया, जलीय पादप हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं बर्फीले। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बर्फीले पादप। बर्फीले पादप का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जो बर्फ में पाए जाते हैं, उन पादपों को हम क्या बोलते हैं, हिमोद्भिद पादप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि वातावरण में अत्यधिक ठंड या तापमान की कमी के कारण क्या होता है, पानी की बर्फ बन जाती है, और उन बर्फीले क्षेत्रों में कुछ ऐसे पादप होते हैं जो जन्म ले लेते हैं, तो उन पादपों को हम क्या बोलते हैं, बर्फीले पादप बोल देते हैं। तो बर्फीले पादपों के उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो बर्फीले पादपों में सबसे महत्वपूर्ण जो पादप होता है वो जो पादप होते हैं, जैसे थैलीक्रिप्टस है, थैलीक्रिप्टस है, वो भी एक महत्वपूर्ण पादप माना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में जो अंतिम जो पॉइंट है वो हमारा लास्ट जो पादपीय जो विविधताओं में जो लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ग्रीक दार्शनिक। आपने थियोफ्रेस्टस का नाम सुना होगा। थियोफ्रेस्टस ने अलग अलग आकृतीय संरचना के कारण कुछ पादपों का उदाहरण दिया है। उसमें सबसे पहले हम यदि बात करें, साक है, झाड़ी पादप, साक, झाड़ी पादप, बांस, ये अनेक प्रकार से इन पादपों को बांटा है। अब प्रश्न उठता है कि साक क्या होते हैं, तो साकीय पादप क्या होते हैं, जिनकी आकृति छोटी होती है, जिनका शरीर किस में बटा होता है, साक में बटा होता है, अर्थात पत्तियां स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई देती है, जीवन काल छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साक बोलते हैं। झाड़ी की बात करें तो आपने देखा होगा जैसे बेर है,
तो इनमें क्या होता है, जो झाड़ी प्रकार के वृक्ष होते हैं उनमें कांटेनुमा संरचनाएं होती है ये। उसके बाद में पादप, पादप में अत्यधिक जो अधिक आयु वाले वृक्ष हैं जैसे बरगद है, सहतूत है, नीम है, तो ये सब किस में आते हैं, पादपों में आते हैं। बांस में आपने देखा होगा जैसे राजस्थान का जो सबसे नीचे स्थान पर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं जिनमें संधियां पाई जाती है। आपने बांस की संरचना देखी भी होगी, ऐसी बांस की संरचना होती है, इसमें पर्व और पर्व संधियां बनी होती है जिनसे हम एक ही बांस के कई क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। तो ये क्या है, पर्व है और पर्व संधियां दोनों ही प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, बांस जो होते हैं वो भी इसका एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं विविधता की यदि हम बात करें तो पादपों में जो विविधताएं होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। आज हमने पादपों में आमाप के आधार पर विविधता देखी, उसके बाद में उसके आवास के आधार पर विविधता देखी, तो ये कई प्रकार की जो जीवन काल के आधार पर विविधता देखी। तो कई प्रकार से विविधताएं होती है जो पादपों में जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे को स्पष्ट रूप से भी दिखाई देती है, और यदि हम उसकी आंतरिक संरचना देखें तो वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आज के लिए इतना ही, अगली कालांश में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।